प्रिय छात्रों, इसके पहले के क्लास में आप लोगों ने लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में आप लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम आप लोगों के सामने संसद में बिल वगैरह कैसे पारित किया जाता है, कोई भी विधेयक वगैरह कैसे पारित किया जाता है, इसके संबंध में आपको जानकारी देते हैं। तो इसी बिल को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में आपका बिल या बिल को विधेयक के रूप में जाना जाता है। अब ये बिल या विधेयक होता क्या है? तो इसमें जब किसी कानून का प्रारूप या मसौदा, इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जब किसी कानून का प्रारूप या मसौदा, प्रारूप कह लीजिए या फिर मसौदा, प्रारूप या मसौदा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? संसद के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिल या विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से बिल या विधेयक की परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी कानून का प्रारूप या मसौदा संसद के द्वारा तैयार किया जाता है या पेश किया जाता है, तैयार के साथ साथ दूसरा क्या कर सकते हैं? पेश किया जाता है, पेश किया जाता है, तो उसे बिल या विधेयक के नाम से जाना जाता है। और जब यही बिल या विधेयक राष्ट्रपति द्वारा क्या हो गया? हस्ताक्षरित हो गया। राष्ट्रपति ने इस बिल या विधेयक पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। तो यही बिल या विधेयक क्या बन जाता है? एक्ट या अधिनियम का रूप ले लेता है, एक्ट या अधिनियम का रूप। इस तरीके से जब किसी कानून का प्रारूप या मसौदा संसद के द्वारा तैयार किया जाता है या उसे संसद द्वारा पेश किया जाता है, और तो उसे बिल या विधेयक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उस बिल या विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देता है, तब वही बिल या विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 111 का प्रयोग कर सकता है, अनुच्छेद 111 का प्रयोग कर सकता है। और इस अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को स्वीकृत या फिर पुनर्विचार, उसे स्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है, अथवा अस्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। अब इसके संबंध में अगर चाहे तो वो स्वीकृत करे, अगर वो स्वीकृत कर दिया यानी कि सिग्नेचर कर दिया तो वो अधिनियम का रूप ले लिया। अगर वो पुनर्विचार हेतु लौटा दिया तो इसी पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति निलंबनकारी वीटो के नाम से जानी जाती है। और ये जो निलंबनकारी वीटो है, इसको आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हमने पढ़ाया हुआ है, उस राष्ट्रपति के शक्तियों में निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो या फिर आत्यांतिक वीटो, इन सभी शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति वाले चैप्टर में मैंने इसका उल्लेख किया हुआ है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया तो एक्ट या अधिनियम बन गया। चाहे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 का प्रयोग करते हुए उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या अस्वीकृति दे सकता है। तो अब देखते हैं कि बिल के कितने प्रकार होते हैं। तो बिल के प्रकार, और इस बिल के प्रकार में 2 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। एक होता है आपका सरकारी बिल या विधेयक, और दूसरा होता है गैर सरकारी बिल। और ये जो दोनों प्रकार हैं, इसमें किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या सरकारी बिल किसे कहेंगे या गैर सरकारी बिल या प्राइवेट बिल किसे कहेंगे? तो सरकारी बिल जो भी मंत्री द्वारा पेश किया गया, मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल किसकी श्रेणी में आता है? सरकारी बिल की श्रेणी में आता है। और इसे प्रस्तुत करने के लिए
स्पीकर, स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक नहीं, अनुमति आवश्यक नहीं। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग गैर सरकारी बिल पर। और गैर सरकारी बिल उन सदस्यों के द्वारा यानी कि मंत्री के अलावा अन्य सदस्य द्वारा, अन्य सदस्य द्वारा, अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत बिल, अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत बिल किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? गैर सरकारी बिल या प्राइवेट बिल के रूप में शामिल किया जाता है। और इसमें स्पीकर को 1 माह पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए, 1 माह पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से बिल या विधेयक के 2 प्रकार हो गए, एक आपका हो गया सरकारी बिल और दूसरा हो गया गैर सरकारी बिल। और ये जो सरकारी या गवर्नमेंट बिल होता है ये किसी न किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस बिल के संबंध में स्पीकर की अनुमति आवश्यक नहीं होती और न ही स्पीकर को सूचना देना आवश्यक होता है। प्राइवेट बिल या गैर सरकारी बिल उसे कहते हैं जो अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है, उसे गैर सरकारी बिल के रूप में जाना जाता है तथा इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए 1 माह पूर्व स्पीकर को सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से यह प्रकार हो गया। अब देखते हैं कि बिल के संबंध में कितनी बार वाचन होता है। तो बिल के संबंध में या विधेयक के संबंध में वाचन, विधेयक के संबंध में वाचन, वाचन, वाचन का मतलब क्या होता है? वाचन का मतलब होता है चर्चा। तो किसी भी बिल को प्रस्तुत करने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? तो पहले चरण में पेश करने की अनुमति होनी चाहिए, पेश करने की अनुमति। और इस पेश करने की अनुमति में क्या किया जाता है? तो गजट प्रकाशित किया जाता है, गजट प्रकाशित। मतलब किसी भी बिल को पेश करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और इसके बाद से जब प्रस्ताव पारित हो गया तो इसे क्या किया जाएगा? इसे गजट, इसके संबंध में गजट प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद से दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है? जब ये प्रोसीजर हो गया तब उसके बाद से बिल की प्रतियां बांटी जाती हैं। संसद भवन में क्या किया जाएगा? बिल की प्रति को बांटना, मतलब जो भी उसके संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया उस बिल की प्रतियां लोगों को बांटी जाएंगी और उसके बाद से उसके सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी, मतलब पक्ष विपक्ष में उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो बांटने के बाद अब क्या हो गया? उसी के संबंध में, उपबंधों के संबंध में उसमें चर्चा संसद में की जाएगी। और तीसरे स्टेप में ये होता है कि तीसरे स्टेप में आपका हो जाता है मतदान होता है। उस बिल या विधेयक को लेकर के मतदान होगा और जब मतदान होगा तो या तो वो बिल पास होगा या तो बिल वो फेल होगा। तो इस तरीके से आपका विधेयक के संबंध में, किसी भी बिल या विधेयक के संबंध में 3 वाचन होते हैं, उस पर 3 बार चर्चा की जाती है। सबसे पहले पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव पारित किया जाता है और जब अनुमति का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसी को गजट प्रकाशित करना कहा जाता है। उसके बाद से जब गजट के रूप में प्रकाशित हो गया तब संसद के में उस बिल की प्रतियों को लोगों में बांटा जाता है और जब लोगों में बांटा गया तो उसके उपबंध की चर्चा, उसके उपबंध और सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी और जब चर्चा समाप्त हो गई तब उस बिल या विधेयक पर मतदान होगा और वो मतदान आपका पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अगर पास हो गया तब वो बिल पारित माना जाएगा, अगर वो फेल कर गया तो वहीं पे वह उस बिल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बिल के संबंध में सामान्य जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई कि किसी भी कानून का प्रारूप या मसौदा संसद द्वारा पेश किया जाता है या तैयार किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बिल या विधेयक के नाम से जाना जाता है। अब जब उस बिल या विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तो वही क्या बन गया? आपका एक्ट या अधिनियम बन गया।
अब राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को स्वीकृति दे सकता है और स्वीकृत कर सकता है अथवा पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और इसके संबंध में अगर आपको डिटेल देखना हो तो आप राष्ट्रपति वाले चैप्टर में उसकी वीटो शक्तियां मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां से आप डिटेल जानकारी इसके संबंध में ले सकते हैं। बिल के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार के बिल होते हैं, एक गवर्नमेंट बिल और दूसरा प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल जो होता है वो किसी न किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें स्पीकर को सूचना देना या उसकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, जबकि गैर सरकारी बिल या प्राइवेट बिल अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और 1 माह पूर्व स्पीकर को सूचना दिया जाना आवश्यक है। अब विधेयक के संबंध में, कोई भी बिल या विधेयक के संबंध में 3 वाचन होते हैं। सबसे पहले आपका गजट प्रकाशित किया जाता है। गजट प्रकाशित करने के बाद से उस बिल की प्रति संसद भवन में बांटी जाती है और उसके उपबंधों पर चर्चा की जाती है। जब चर्चा हो गया तब जाकर के तीसरे स्टेप में आपका मतदान होगा और उस मतदान में वह बिल पास होगा या फिर फेल होगा। तो इस तरीके से ये बिल या विधेयक संसद में इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और उसे लागू कराया जाता है। अब आते हैं हम लोग धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक, जिसे किस नाम से जाना, इंग्लिश में इसे मनी बिल के नाम से जाना जाता है, मनी बिल। अब ये जो मनी बिल के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है, ये मनी बिल की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल अनुच्छेद 110 में दिया गया है और इसके संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल 109 में दी गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मनी बिल या धन विधेयक किसे कहते हैं। तो मनी बिल में आपके 3 स्टेप हो जाते हैं। पहला स्टेप कौन सा हो गया कि किसी कर का अधिरोपण, किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण या परिहार या परिवर्तन, किसी कर का अधिरोपण, परिहार या परिवर्तन किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, धन विधेयक में शामिल किया जाता है। दूसरा स्टेप इसमें क्या हो गया, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। किसकी श्रेणी में शामिल होता है, धन विधेयक के अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा इसमें जो शामिल होता है वो ये है कि संचित निधि, भारत की जो संचित निधि है उस संचित निधि, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि से धन निकालना, से धन निकालना, निकालना किसका पार्ट माना जाता है, धन विधेयक का पार्ट माना जाता है। तो मनी बिल के रूप में अगर परिभाषित करने की बात आएगी तो किसी कर का अधिरोपण, मतलब कि अगर कोई भारत सरकार द्वारा कोई टैक्स अधिरोपित, अधिरोपित का मतलब कोई टैक्स लगाया जाता है या जो कोई टैक्स है उस टैक्स में कुछ सीमाओं को छूट दिया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, वो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दूसरा आपका हो जाता है कि अगर भारत सरकार कहीं से आरबीआई से या किसी राज्य सरकार से या किसी बैंक से अगर उधार लेती है तो उस कंडीशन में वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, वो धन विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तीसरा ये है कि संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन निकालना ही धन विधेयक के रूप में शामिल किया जाता है। और
आकस्मिकता निधि, ये जो आकस्मिकता निधि होती है, ये आकस्मिकता निधि पर अधिकार किसका होता है? तो इस आकस्मिकता निधि पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति की सहमति के बगैर आकस्मिकता निधि से आप किसी प्रकार का कोई धन नहीं निकाल सकते। अब ये जो आकस्मिकता निधि है, ये इस पर पावर किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया। तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें अगर शामिल हैं तो उस कंडीशन में आपका ये तीनों किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो ये तीनों आपका धन विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब आते हैं प्रक्रिया क्या है धन विधेयक की प्रक्रिया। विधेयक की प्रक्रिया, और ये जो धन विधेयक की प्रक्रिया या प्रोसीजर दिया गया है, ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। पहला स्टेप इसका क्या हो गया? तो पहले स्टेप में ये हो गया कि राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं, मतलब जब भी किया जाएगा धन विधेयक, वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो वो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। तो किसी भी दशा में कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब जब राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया तो ये कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत, लोकसभा में प्रस्तुत। और लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति होनी चाहिए? तो इसके पूर्व अनुमति, तो अनुमति हम किससे लेंगे? तो राष्ट्रपति से लेंगे, राष्ट्रपति से। तो इस तरीके से राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब भी किया जाएगा ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व, प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति होनी आवश्यक है। उसके बाद से जब राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया तब स्पीकर क्या करेगा? प्रमाण पत्र जारी करेगा। स्पीकर क्या जारी कर दिया? तो स्पीकर जो है वो स्पीकर जारी करेगा। क्या जारी करेगा? तो प्रमाण पत्र जारी करेगा। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में हमने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो जब राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति दे दिया तब लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वाकई में ये मनी बिल या धन विधेयक है। अब जब जारी हो गया तब उसके बाद से लोकसभा में ये क्या हो गया? पारित हो गया। अब जब लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया तब फिर ये कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। भेजा गया। और कहाँ भेजा गया? राज्यसभा में। अब राज्यसभा को एक तरीके से धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक, 14 दिन तक क्या कर सकता है? रोक सकता है। 14 दिन तक उस धन विधेयक को क्या करेगा? रोक सकता है। तो इस तरीके से जब 14 दिन की अवधि बीत जाती है तब ये मान लिया जाता है कि वह धन विधेयक क्या हो गया? धन विधेयक पारित समझा जाएगा। तो इस तरीके से धन विधेयक की जो प्रक्रिया दी गई है वो अनुच्छेद 109 में दी गई है। और अनुच्छेद 109 में आपका ये है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो वो जब भी प्रस्तुत किया जाएगा वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी अनिवार्य है। और जब राष्ट्रपति ने उसे सहमति दे दिया तब लोकसभा अध्यक्ष उसके संबंध में प्रमाण पत्र जारी करता है कि वाकई में ये धन विधेयक है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर दिया गया है कि वो यह निर्णय लेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और जब लोकसभा अध्यक्ष ने इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया तब लोकसभा में ये पारित हो गया। पारित होने के पश्चात ये राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। और 14 दिन के बाद वो लोकसभा धन विधेयक पारित समझा जाएगा। और जब
जब पारित हो गया तब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर के लिए, और राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका धन विधेयक के संबंध में हो गया। अब अगला जो आपका है हेडिंग आता है वो है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक को क्या कहा जाएगा? फाइनेंस बिल कहा जाता है। और इस वित्त विधेयक के संबंध या वित्त विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? तो वित्त विधेयक फाइनेंस बिल और ये वित्त विधेयक के संबंध में जो आपका परिभाषा दी गई है वो आपका अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 117। अब इसकी परिभाषा आप लोग समझ लीजिए कि वित्त विधेयक के संबंध में क्या परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राजस्व या व्यय से संबंधित मामले, राजस्व या व्यय से संबंधित मामले क्या कहलाते हैं? वित्त विधेयक के रूप में शामिल किए जाते हैं। अर्थात वित्तीय वर्ष में, अर्थात ये कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार के नए कर या मौजूदा कर में कोई भी संशोधन अगर किया जाता है तो उसे वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कि एक तरीके से ये परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि राजस्व या व्यय से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार के नए कर को लगाना या मौजूदा कर में संशोधन करना ही वित्त विधेयक होता है। तो इसको या करके भी ये लिखा जा सकता है कि किसी भी कर को लगाना या फिर संशोधन करना, उसमें संशोधन करना किस श्रेणी में आता है? तो वो फाइनेंस बिल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। फाइनेंस बिल में शामिल। और ये जो वित्त विधेयक होता है, ये वित्त विधेयक बजट प्रस्तुत होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाता है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, वित्त विधेयक बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद, बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद जैसे कि बजट अगर प्रस्तुत हो गया और उस बजट में किसी कर को क्या किया गया? अधिरोपित किया गया, या उसमें परिवर्तन किया गया, या उसको परिहार किया गया, तो उस तरीके से ये मनी बिल के रूप में शामिल हो गया। और जब बजट प्रस्तुत हो गया तो उस टैक्स वगैरह के बारे में जो भी परिवर्तन करना हो या उसमें संशोधन करना हो तो उसी वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है। और यह जो वित्त विधेयक होता है, यह वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। अब इस फाइनेंस बिल को चाहे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकता है, उसे स्वीकृति भी दे सकता है, रोक भी सकता है, या फिर उस पर संयुक्त बैठक बुला भी सकता है। तो इस तरीके से आपका वित्त विधेयक भी आपके क्लियर हो गया कि किसी भी राजस्व या व्यय से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत शामिल होती हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी कर को लगाना या फिर उस तरीके से मौजूदा कर में संशोधन करना ही वित्त विधेयक की श्रेणी में शामिल होता है। और ये जो वित्त विधेयक होता है ये बजट प्रस्तुति के तुरंत बाद पेश किया जाता है, और जब पेश कर दिया गया तब यह दोनों सदनों द्वारा क्या होना चाहिए?
दोनों सदनों द्वारा पारित, दोनों सदनों द्वारा पारित। अब जब दोनों सदनों द्वारा पारित है तो चूंकि धन विधेयक के संबंध में हमने बताया कि धन विधेयक में राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, लेकिन वित्त विधेयक में राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है, शक्ति दी गई है कि इसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या फिर उसे अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। तो इस तरीके से वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है, जबकि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों बिल के बारे में हो गया कि धन विधेयक क्या है और उसके बाद से वित्त विधेयक क्या है। अब अगर दोनों का अंतर देखेंगे तो हो सकता है कि आपका और ये दोनों टॉपिक या दोनों हेडिंग एक तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिल में आपका दो बिल हमने पढ़ाया, एक आपका है मनी बिल, मनी बिल, और दूसरा आपका है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। फाइनेंस बिल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? धन विधेयक, धन विधेयक। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं वित्त विधेयक। अब इसको दोनों में मूलभूत अंतर जान लीजिए, तब हो सकता है कि आपका ये टॉपिक और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो धन विधेयक के संबंध में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी प्रक्रिया। तो धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की प्रक्रिया आपका अनुच्छेद 109 में दी गई है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 117 में दिया गया है। फिर उसके बाद से इसमें क्या है? धन विधेयक किसे माना जाएगा? तो इसका वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। और उसी 110 में आपका उसी 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और जिसमें ये कहा गया है कि धन विधेयक के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अब जब वित्त विधेयक के संबंध में जाएंगे तो वित्त विधेयक की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है, बल्कि ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 110 में वर्णित, अनुच्छेद 110 में वर्णित विषयों को छोड़कर जो भी विषय शामिल होंगे वो किसमें शामिल हो जाएंगे? वित्त विधेयक के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने अनुच्छेद 110 की परिभाषा में देखा कि किसी भी आपका एक तरीके से कर का अधिरोपित किया जाना, परिहार किया जाना या फिर उसमें परिवर्तन किया जाना धन विधेयक की श्रेणी में आता है। दूसरा पॉइंट कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन निकालना भी एक तरीके से धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। तो इन तीन ग्राउंड्स को छोड़कर जो भी अन्य विषय शामिल होते हैं वो सभी किसमें शामिल हो जाएंगे? आपका वित्त विधेयक के अंतर्गत शामिल होते हैं। तीसरा ये पॉइंट निकल सकता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तीसरा ये कह सकते हैं कि प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है। जबकि इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता, प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता। चौथा इसमें अंतर क्या निकाला जा सकता है? तो चौथा अंतर ये निकाला जा सकता है कि इसके संबंध में संयुक्त बैठक नहीं, संयुक्त बैठक नहीं, संयुक्त बैठक नहीं। जबकि इसके संबंध में क्या है? संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
मतलब अगर किसी वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत उस बिल विधेयक के संबंध में, उस वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुला सकता है और दोनों के मध्य गतिरोध जो भी उत्पन्न हुआ है उसे दूर कर सकता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से ये आप धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में अंतर देख लिए। सबसे पहले आपका पहला पॉइंट में निकल गया कि धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल 109 में दी गई है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल 117 में दी गई है। दूसरा अंतर कि इस धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इस 110 के अलावा जो भी वर्णित विषय होते हैं वो सभी किस में शामिल हो जाएंगे? आपके वित्त विधेयक की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तीसरा इसमें अंतर हो गया कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, जबकि प्रत्येक वित्त विधेयक, यहाँ वित्त छूट गया था, तो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। चौथा इसमें अंतर निकाला जा सकता है कि धन विधेयक के संबंध में किसी प्रकार की कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, जबकि आपका वित्त विधेयक के संबंध में अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके संबंध में संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जा सकती है। तो इस तरीके से आपका ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद से हम आपका धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर होता है उसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत कर दे रहे हैं। धन विधेयक और साधारण विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में आपका जो पहला अंतर निकल रहा है कि धन विधेयक जो है ये लोकसभा में प्रस्तुत, केवल लोकसभा में प्रस्तुत, लोकसभा में प्रस्तुत, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसका साधारण विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत, किसी भी सदन में प्रस्तुत। दूसरा अंतर क्या निकलेगा? तो दूसरा अंतर धन विधेयक के संबंध में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक। जबकि इसमें दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि अनुमति आवश्यक नहीं या सहमति आवश्यक नहीं। मतलब अगर किसी भी साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जाना है तो इसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होती। तीसरा अंतर क्या आ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं, इसमें ये हो गया संयुक्त अधिवेशन नहीं। अगर किसी भी प्रकार के धन विधेयक के संबंध में अगर गतिरोध दोनों सदनों में उत्पन्न होता है तो इस धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, जबकि इसमें संयुक्त अधिवेशन संभव, संयुक्त अधिवेशन संभव, अधिवेशन संभव। उसके बाद से चौथा अंतर ये निकाला जा सकता है कि चौथा अंतर कि राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, नहीं लौटा सकता। अब जब इसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता तो इसमें क्या होगा? लौटा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पांचवा इसमें अंतर है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता, स्पीकर जब तक प्रमाण पत्र, स्पीकर द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता, प्रमाण पत्र की आवश्यकता,
मतलब लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय देगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि इसमें कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मतलब साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है आपका धन विधेयक, ये राज्य धन विधेयक जो है वो 14 दिन बाद ये पारित माना जाता है। 14 दिन बाद पारित, मतलब अभी इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया कि कोई भी धन विधेयक जब पारित होता है तो धन विधेयक पारित होने के पश्चात लोकसभा में जब वो पारित हो गया तो राज्यसभा जो है उसे 14 दिन, जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है, और 14 दिन की समयावधि समाप्त होने के पश्चात ये धन विधेयक लोकसभा में पारित माना जाता है। तो 14 दिन के बाद ये क्या होता है, पारित हो जाता है। उसके बाद से अगर इसमें किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है, अगर साधारण विधेयक के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है तो राज्यसभा उसे कितने माह तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। यानी कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को किसी भी प्रकार से 14 दिन तक रोक सकती है, जबकि साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा इसे 6 माह तक रोके रख सकती है। तो इस तरीके से ये आपका धन विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर हो गया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि साधारण विधेयक आपका किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी आवश्यक है, जबकि साधारण विधेयक के संबंध में किसी की सहमति होनी आवश्यक नहीं है। और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता, जबकि साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, जबकि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इस धन विधेयक के संबंध में स्पीकर की सहमति होनी आवश्यक है, जबकि इसके संबंध में कोई सहमति लेनी आवश्यक नहीं है। जब धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, और यह 14 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। जबकि साधारण विधेयक के संबंध में मतभेद होने की दशा में आर यानी कि राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है, और 6 माह के बाद उसे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसके बाद तो इस तरीके से ये बिल या विधेयक के संबंध में आपका सारा हेडिंग या सारा टॉपिक क्लियर हो गया, जिसमें धन विधेयक हो गया, उसके बाद से वित्त विधेयक हो गया, साधारण विधेयक हो गया। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जिसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है। और इस बजट के संबंध में हमारा जो लेक्चर है, जो बजट का जनरल नॉलेज है, वो बजट जब आपका प्रस्तुत हुआ था उसी समय इसके संबंध में हमने टोटल जानकारी आप लोगों को दे दिया था। अब जो अगला हम लोग संसद का जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है आपका संसदीय प्रक्रिया, मतलब संसद की प्रक्रिया या संसदीय कार्यवाही के साधन। जो संसद की कार्यवाही चलती है वो 11 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक चलती है, और इस 11 से 6 के समय को भिन्न भिन्न पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। और इस भिन्न भिन्न पार्ट में जो विभाजित किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोग शून्यकाल पढ़ेंगे, प्रश्नकाल पढ़ेंगे, उसके बाद से आधे घंटे की चर्चा वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो इस तरीके से वो आगे का जो हम लोगों का क्लास होगा वो संसदीय कार्यवाही के साधन के संबंध में होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।